सबका कैमरा ऑफ है फिर। सबका कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ है, देख लो। अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, जिसका कैमरा मुझे ऑफ दिखेगा मैं वेटिंग रूम में डाल दूंगा उसको। अभी भी है आकृष, नंदनी, नंदन कुमार, अभिषेक। नंदन कुमार मेरी आवाज आ रही है क्या? नंदन कुमार मेरी आवाज आ रही है? नंदन कुमार मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही। अभिषेक बीबीए रोल नंबर 15 मेरी आवाज आ पा रही है? अभिषेक रोल नंबर 15 मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक रोल नंबर 15। सचिन कुमार, सचिन कुमार रोल नंबर 80। यस सर, ऑन कर रहे हैं सर, ऑन कर रहे हैं। यस। ऋतिक कुमार, ऋतिक कुमार बैच 1। ऋतिक कुमार बैच 1। ऋतिक कैमरा ऑन, ऑन। ऋतिक मेरी आवाज आ रही है? कैमरा ऑन किया करो। यस सर, ऑन है सर। सलोनी, सलोनी रोल नंबर 64। सलोनी रोल नंबर 64। सलोनी रोल नंबर 64। सलोनी रोल नंबर 64। बाहर करो इसे, कुछ उनका टाइम पास। मुनीबा अनम, मुनीबा अनम, मुनीबा अनम रोल नंबर 43। मुनीबा अनम रोल नंबर 43। मुनीबा अनम। अमृत कुमार रोल नंबर 65। अमृत कुमार रोल नंबर 65। अमृत कुमार रोल नंबर 65। मान्या, मान्या चंद्रा, मान्या चंद्रा 82। मान्या चंद्रा रोल नंबर 82। मान्या चंद्रा रोल नंबर 82। कैमरा क्यों नहीं ऑन करती हो? यस सर। कहाँ रहती हो? सर छठी बार बुला एक्चुअली आई एम नॉट वेल। नो सर, एक्चुअली नेटवर्क इशू है, इस वजह से वॉइस नहीं जा रहा था। If you are not well, then why to do the class? जब नेटवर्क इशू है, वॉइस ही नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास क्यों करना? No sir, I'm not doing the class for the attendance. Actually, I am the concept समझने के लिए क्लास कर। क्या हो गया तुमको? सर फीवर है। चलो ठीक है। मान्य चंद्रा रोल नंबर 82 और एक और। अच्छा ठीक है।
प्रशांत राज को अलाउ करेंगे, अनामिका को अलाउ करेंगे, आयुष कुमार को अलाउ करेंगे, नंदन कुमार ऐसे ही रहेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पर थे, अब ये बताओ। सर हम कुछ Super बोले सर, normal अगर 2 मिनट सुपर नॉर्मल को छोड़ो सर, जैसे कुछ पॉइंट्स है सर पीछे का, जिसका कल सर मेरा टेस्ट है, तो सर उसको कुछ में कहीं कहीं प्रॉब्लम है, बता सकते हैं सर? हाँ, जैसे मैं एकदम आपसे बता एक सकते हैं, एकदम बता सकते हैं, पूछो, क्यों नहीं बता सकते? यस सर, जैसे एक इम्प्लिसिट कॉस्ट है सर थ्योरी ऑफ कॉस्ट में सर, उसमें एक लाइन है सर, द एस्टीमेट ऑफ इनकम सैक्रिफाइस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो कहने का मतलब ये है सर, इसका मतलब समझ में नहीं आया, इसका एग्जांपल भी नहीं, मतलब उस समय आप बताए हैं, हम मिलाए होंगे, हमको पता है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तुम अपने और भी दुकान है, में बैठते हो? यस सर, ठीक है बैठते हो, कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो? सर, 8 से 6 गवर्नमेंट के नोटिस के अनुसार। 8 से 6 बैठते हो। यस सर। तो अगर 8 से 6 जब शाम में तुम घर मतलब दुकान से घर आते हो तो अपना कुछ सैलरी लेके आते हो, उसमें से पैसा निकालते हो क्या कुछ गले में से कि आज का मेरा नो ये सर, नो सैलरी सर। हो? नहीं निकालते। अगर तुम यही समय किसी दूसरी दुकान पे जाके बैठते तो तुमको इसके बदले में कुछ मिलता? यस सर, जरूर मिलेगा। मिलेगा ना? यस वो जो सर। मिलेगा, वो जो मिलेगा वो एक अनुमान ही ना तुम अभी लगा सकते हो कि इतना मिलेगा। हम्म। मिलेगा, लेकिन वास्तविकता यस में सर। तो मिला नहीं है। वास्तविकता में तो मिलना नहीं है। नो सर। तो इसी को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, एस्टिमेट ऑफ सैक्रिफाइस। तुमने जो 10 घंटे कहीं दूसरी जगह काम करने को त्याग दिया और उस त्यागे गए समय के लिए जो अनुमानित जो तुम्हारा मेहनताना होगा जिसको तुमने त्याग दिया, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। यस सर। समझ गए? यस सर, वही सैक्रिफाइस नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसका एग्जांपल भी वैसे ही था, द टाइम स्पेंड बाय द ओनर ऑफ अ बिजनेस रिजल्टिंग टू अ लॉस। नहीं समझ पा रहे थे, हो गया सर अब। और एक जिस और है सर, तरीके से, यस सर, हाँ, जिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सर एग्जांपल सर समझ में नहीं आया था, आप अच्छे से लिखवाए हैं, जिसमें उसको सब सिंपल है, लेकिन अपॉर्चुनिटी, लिख हाँ, लीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में है क्या कि सपोज करो तुम 4 जगह काम, एक व्यक्ति ने अपने जीवन की शुरुआत की 8,000 से, फिर वो 12,000 पे गया, फिर वो 20,000 पे गया और अभी फिलहाल वो 25,000 पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी वो 25,000 रुपए पे यस प्रेजेंटली सर। वर्किंग है। अभी वो 25,000 पे प्रेजेंटली वर्किंग है। अगर वो 25,000 में काम यस। नहीं करता होता, अगर वो 25,000 में काम नहीं करता होता तो वो कितने पे काम करता? वही शुरुआती 10,000 पे। फिर से सुनो, 8,000 से 12,000, 12,000 से 20,000, 20,000 से 25,000। तो अगर अभी वो 25,000 में काम कर रहा है, 25,000 में काम नहीं करता होता तो वो कितने में काम कर रहा होता? 20। 20,000 पे करता है सर। 20,000 पे काम करता। अगर 20,000 पे नहीं काम कर रहा होता तो कितने पे काम करता? 12,000 पे करता। 12,000 पे 12,000 अगर नहीं, 12,000 पे अगर नहीं कर रहा होता तो वो कितने पे करता? 8,000। 8,000 पे। 8,000 बात आ रही है समझ में? यस मतलब सर। मतलब यस क्या हुआ यस। इसका? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वर्तमान के रोजगार में बने रहने के लिए अभी से जो पहले का सबसे बेहतर अवसर आपने त्याग दिया, that opportunity which you have sacrificed, the best opportunity that you have sacrificed in order to remain in your present employment is called opportunity cost. तो 8,000 का ऑप्शन है, 12,000 का ऑप्शन है, 20,000 का ऑप्शन है, 25,000 का ऑप्शन है। तुम अभी 25,000 में काम कर रहे हो, तो बाकी 3 में सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? 20,000 का। 20,000। 20,000 वाला, यस सर। उसको तुमने त्याग दिया। यस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को होने के लिए
दो चीजों का एक साथ होना अनिवार्य है। फिर से सुनना ध्यान से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को होने के लिए दो चीजों का एक साथ होना अनिवार्य है। पहला, नए अवसर का होना, और दूसरा, अगर तुम नए अवसर का लाभ उठाना चाहते हो तो अभी जिसमें तुम काम कर रहे हो उस अवसर को त्यागना भी पड़ेगा। सैक्रिफाइस ऑफ द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड प्रेजेंस ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी, ये दोनों मिलके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। सपोज करो कोई आदमी अभी 25,000 पे काम कर रहा है, उसके सामने 30,000 रुपए का विकल्प आया, तो एक नया अवसर है, लेकिन वो नए अवसर को कब इन कैश करेगा? जब वो 25,000 को सैक्रिफाइस करेगा तभी तो। यस सर। यस सर। वो 25,000 को त्यागने को तैयार नहीं है, तो क्या वो 30,000 पे काम कर पाएगा? नो सर। नहीं काम कर पाएगा। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है कि वो 25,000 की नौकरी त्यागने को तैयार है, वो इमीडिएटली उसको सैक्रिफाइस करने को तैयार है, लेकिन सैक्रिफाइस कब करेगा? जब इससे बेहतर कोई विकल्प मिलेगा तभी तो। यस सर। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब प्रेजेंट के एम्प्लॉयमेंट में रहने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो विकल्प आपने त्याग दिया, उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होने के लिए दो चीजों का होना एक साथ जरूरी है। पहला क्या? प्रेजेंस ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी, और दूसरा सैक्रिफाइस ऑफ द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। यस सर। और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। यस सर मे आई। सर एक रेवेन्यू है सर, उसमें 2 मिनट सर, मेरा खत्म है लास्ट एक-एक सर। रेवेन्यू में सर बस ठीक है, सेल। यस आप पूछो। हाँ, सेल प्रोसीड ऑफ द सेलर इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो यहाँ सर प्रोसीड का अर्थात क्या हुआ था? मतलब वो प्रोसीड मतलब प्राप्ति, विक्रय प्राप्ति। जो तुम समझ रहे हो प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, वो आगे बढ़ने से यहाँ पे प्रोसीड का मतलब नहीं है। यहाँ पे सेल प्रोसीड मतलब विक्रय से जो प्राप्त राशि है उसको कहते हैं सेल प्रोसीड। यस सर, हो गया सर बस मेरा। और बताएं, और किसी को कुछ? यस सर। सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट सर मार्केट। बोलो, रोल नंबर 5 बोलो। यस सर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो शेड्यूल है आउटपुट और टीवीसी का, तो उसमें टीवीसी का जो यूनिट हम लोग लिखे हैं 0, 10, 18, 23, ये सर कैसे आया? इसको याद करना होगा या फिर निकाला जाता है? ये याद नहीं करना होगा, ये आप भी बना सकती हैं। आप वो शेड्यूल को देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा उस शेड्यूल को, तो उस शेड्यूल में है क्या कि जो कॉस्ट है वो पहले बढ़ता तो है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। देखिए, 0 से बढ़ा 10, 10 से बढ़ा 18, ठीक है, तो पहले 10 से बढ़ा, 10 से बढ़ा, फिर 8 से बढ़ा, फिर 5 से बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर राइज करने लगा इंक्रीजिंग रेट से। यस। तो अगर आप इस तरीके से शेड्यूल बना सकती हैं तो आपका भी शेड्यूल सही होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है, हाइपोथेटिकल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर पहले डिमिनिशिंग और फिर इंक्रीजिंग अगर नहीं है तो वो नंबर गलत होगा। नंबर कुछ भी हो सकता है, XYZ नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना चाहिए, फिर पहले इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग से रेट से बढ़ना चाहिए और फिर इंक्रीजिंग रेट से। यही कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन में भी अप्लाई करेगा कि प्रोडक्शन में जो शेड्यूल बनेगा उसमें पहले आप देखिए इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा और फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। यस सर। तो कोई भी हम लोग शेड्यूल बनाएंगे तो यही रूल अप्लाई करेगा, नंबर चेंज हो सकता है? बिल्कुल नंबर चेंज हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू कैन चेंज, बट द कॉन्सेप्ट, अगर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है तो ध्यान ये देना पड़ेगा कि पहले उसमें डिमिनिशिंग रिटर्न और फिर बाद में इंक्रीजिंग रिटर्न का कॉन्सेप्ट लागू होगा। यस। सचिन कुमार कैमरा ऑफ है। सचिन कुमार कैमरा ऑफ है सर, फैन ऑन करने गए थे इसलिए ऑफ करके। ठीक। और सर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें सर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन आप बोले ये नहीं करना है, तो सर और भी क्लासिफिकेशंस है वो सब करना है क्या हम लोग को?
वो और जो क्लासिफिकेशन जो वो मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया क्योंकि वो तो सिंपल है। जैसे देखो वॉल्यूम ऑफ एरिया ट्रांजैक्शन वगैरह के पे हिसाब बस। से, हाँ वॉल्यूम ऑफ एरिया ट्रांजैक्शन के हिसाब volume, से होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है। yes, लोकेशन के हिसाब से देखो लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है ना ये सब। या फिर Yes, अगर sir. तुम देखो हाँ गुड्स के आधार पे है तो वो पेरिशेबल मार्केट का गुड्स है या फिर और भी इस तरीके का है, तो ऐसा ही है। yes. तो और सर वो सर हम लोग को रेवेन्यू पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, बस वो सिंपली हम लोग एक बार पढ़ लेंगे। Yes, हाँ sir. हाँ पढ़ लेना, लेकिन हम क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। ओके सर। मोनिका हाँ। Okay, sir. ये गलत बात है तो आप जो लिखवाए हैं नोट्स उसके अलावा भी जो होगा हम लोग को पढ़ के आना है। बाकी सब तो मैंने पढ़ा है। इन्हें नहीं, रुक जाओ। Yes, बहुत हाँ बहुत डिप्लोमेटिक क्वेश्चन था ये, तो आई नीड टू आंसर डिप्लोमेटिकली आल्सो। तो yes, उसमें है क्या कि मुझे नहीं लगता कि और जो इसके अलावा कुछ दिया होगा उसको मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। सिर्फ यही एक एस्पेक्ट था जिसको मैंने छोड़ा था क्योंकि ये बहुत आसान था, इसको कोई भी पढ़ सकता था। ठीक है। yes. Yes. सर रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, उसमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, बस यही Marginal तीन revenue, कॉन्सेप्ट। हाँ यही तीनों था। और उसके बाद Yes, sir. जो इक्विलिब्रियम का Equilibrium, अप्रोच था, हाँ इक्विलिब्रियम का जो अप्रोच था वो भी पढ़ना है। yes. हो गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, somebody else, सर फीचर्स ऑफ मार्केट बता देते सर। फीचर्स ऑफ मार्केट। फीचर्स ऑफ मार्केट तो बड़ा आसान है जी। फीचर्स ऑफ मार्केट में क्या क्या हो सकता है? बायर हो सकता है, सेलर हो सकता है, गुड्स और सर्विसेज हो सकता है, प्राइस हो सकता है और इंटरैक्शन ओ हो यस सर, सकता है। बायर ये कौन है? बायर, हाँ बायर, बायर का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिमांड करता हो, हाँ जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, ऊंचे प्राइस पे कम डिमांड करेगा, नीचे प्राइस पे ज्यादा डिमांड करेगा। सेलर कौन है? सेलर वही है जो मतलब लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो करेगा, मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए है। ज्यादा प्राइस मिलेगा तो ज्यादा सप्लाई करेगा, कम प्राइस मिलेगा तो कम सप्लाई करेगा। गुड्स क्या है? गुड्स और सर्विसेज एक आधार बनता है जिसके आधार पे या जिसके बेसिस पे बायर और सेलर आपस में इंटरैक्ट करेगा। क्योंकि अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं होगा तो इंटरैक्शन का कोई एक आधार बनेगा नहीं, बायर सेलर आपस में बात नहीं करेंगे, इंटरैक्शन नहीं होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली फॉर्म द बेसिस अपॉन व्हिच द बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर, राइट? द बायर्स buy the goods because they want to be satisfied once they buy, and the seller sell the good because they want to earn profits after selling those goods. उसके बाद अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो प्राइस का मतलब क्या हो गया कि प्राइस एक मॉनेटरी कंसिडरेशन है जो कि हर एक बायर को पे करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसा मैंने पहले ही बता दिया मॉनेटरी कंसिडरेशन है इन टर्म्स ऑफ मनी। वो इसलिए पे करना पड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि जो टाइटल इन द गुड्स है, जो ओनरशिप इन द गुड्स है, वो सेलर के पास से बायर के पास आ जाए। प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो प्राइस ऐसा होना चाहिए जो कि उसको भी एक्सेप्टेबल हो ताकि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो अर्न कर सके, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। सर इसमें और वॉलेंट्री सर एक्सचेंज होगा ना? वॉलंटरी एक्सचेंज कहने का मतलब? सर फीचर्स ऑफ मार्केट में सर इसमें फीचर्स उसका एक ऐड होगा ना, वॉलेंट्री एक्सचेंज भी? नहीं, वॉलंटरी एक्सचेंज नहीं द होगा। चेंज ऑफ अगर मनी फॉर अ गुड्स और सर्विसेज। तो वॉलंटरी कहाँ है? मॉनेटरी कंसिडरेशन है। मॉनेटरी वॉलंटरी होगा। अगर करोगे, अगर मॉनेटरी, वो, हाँ मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी है। अगर तुम वॉलंटरी करोगे तो यस सर। मार्केट कहाँ होगा? वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, मतलब खैर। और बताओ। एक्सक्यूज सर मी कुछ सर। क्षण पहले 2 मिनट सर, कुछ क्षण पहले सर अनीशा जायसवाल रोल नंबर 5 ने क्वेश्चन किया था सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे सर। तो कहने का अर्थात ये सर, वो सर आप वो समय पूछिएगा ना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जब आप पूछिएगा सर
तो हम सीधे यही ना बोलेंगे सर इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है सर वो वेरिएबल, सॉरी टोटल वेरिएबल, टोटल फिक्स्ड और टोटल कॉस्ट। सही जा रहा है ना? नहीं, ये तो मतलब हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये शॉर्ट रन का क्लासिफिकेशन हुआ, केवल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। क्योंकि जब लॉन्ग रन में तुम जाओगे तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। तो मेरा क्वेश्चन भी स्पेसिफिक होगा कि लॉन्ग मतलब शॉर्ट रन में कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दोनों होगा सर इसमें शॉर्ट रन में, और और इसमें लॉन्ग रन में लॉन्ग रन केवल में सिर्फ वेरिएबल टोटल कॉस्ट वेरिएबल का कॉस्ट होगा। हाँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होगा। और बताएं, और कुछ पूछना है तो। यस सर। बोलो। वो आया था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहाँ पे पढ़ रहे हो तुम? ये तो सर लगता है फर्स्ट चैप्टर में शायद। सर पीपीसी में ऐसा सब दिमाग डाउनवर्ड पढ़ रहे थे तो पीपीसी, पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हेलो यस सर। हेलो, तो पीपीसी तुम क्यों पढ़ रहे थे? पीपीसी आप क्यों पढ़ रहे थे? कुछ हमको बताओगे तब तो हम कुछ बता पाए। यस सर। सुभान, तुम पीपीसी क्यों पढ़ रहे थे? हेलो अरे पीपीसी क्यों पढ़ पढ़ रहे रहे थे थे? सर, पीपीसी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम ही बोलो। सर कल रात में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ रहे थे तो उसमें क्वेश्चन था व्हाई डज पीपीसी स्लोप ऑफ डाउनवर्ड, तो उसमें सर वही आया था कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो समझ में नहीं आया था सर। उसका लिखा हुआ भी कि द रेट व्हिच ऑफ द प्रोड्यूसर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑन गुड्स ऑफ वन गुड्स ऑफ इंक्रीज, वही समझ में नहीं आ रहा सर, पूछे आपसे। बिकॉज ऑफ इंक्रीज एमआरटी। यस सर। अरे नहीं भाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में यस ये सर। पीपीसी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्या? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में तुम्हारे बुक में? सर ये कॉमर्स बैकग्राउंड में 12th बुक में चैप्टर 1 ये है सर पीपीसी। अरे हमको पता बीबीए है। सिलेबस में नहीं है सर पीपीसी। यस सर। तुम ये वही तो हम सुभान से पूछ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहा था? हमको नहीं समझ में आया। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में ये टॉपिक ही नहीं है। यानी कि जो हम नोट्स वगैरह लिखा है तो आप पास कुछ भी नहीं है क्या जी सुभान? जी है सर, बट मैं रात में वो पढ़ रहा था, सोचा था कि सर दोनों को देखें तो सर उसमें था, तो सर पढ़ना तो गलत नहीं है सर। पढ़ना गलत नहीं है। अब फिर हम तुमसे पूछेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, ये बताओ। पढ़ना गलत नहीं है, कुछ भी पढ़ लेना गलत है। अगर पढ़ना है तो उसको तुमको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। अब हम जो सवाल कर रहे हैं पहले अब तुम उसका जवाब दो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? सुभान, तुम्ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? कुछ बोलोगे? क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम सवाल किए हो तो वो सवाल का आंसर जानने से पहले जो हम सवाल कर रहे हैं उस सवाल का आंसर जानना जरूरी है। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? बस हो गया, चुप, हवा गायब।
अरे जवाब दो। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी। यस मतलब Yes, खाली sir. झूठ मूठ का हाँ मतलब हेलो यस सर। सुभान कहाँ गया जी सुभान? यस सर। तो जब सवाल कर रहे हो तो जवाब काहे नहीं देते हो सुभान? और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। यस सर। सर और एक सुभान ट्रेसेबल पढ़ने कोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। सुभान पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन कुछ भी बीच में से नहीं पढ़ सकते हो, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम हमसे ये जानने के लिए कर रहे हो कि सर को आता है कि नहीं आता, तो हमको बहुत कुछ आता है। ऐसे नहीं होगा इस बात नहीं सर। हाँ, तो हम जो सवाल कर रहे हैं तो तुम उसका जवाब दो ना। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, उसका नेचर क्या होता है? कॉनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है वो? इसका assumptions क्या क्या है, तब ना जानोगे कि वो कॉनकेव क्यों होता है, कन्वेक्स क्यों होता है। खाली ऐसे ही कुछ भी Yes. पढ़ लेने से क्या दिक्कत है? वो तो कुछ पढ़ सकता है आदमी। बोलो जी किसका दिक्कत और किसका डाउट है? यस सर। सर एक पॉइंट था थ्योरी ऑफ कॉस्ट में, ट्रेसेबल कॉस्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। देखो ट्रेसेबल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि चूंकि बुक में दिया हुआ है तुम्हारे इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन वो मतलब है नहीं एक्चुअली में सिलेबस का पार्ट। सुन लो क्या है ट्रेसेबल और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट का मतलब। एक ऐसा कॉस्ट, ट्रेस करने का मतलब जिसकी पहचान की जा सके, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सके, राइट। ट्रेसेबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सके, बड़ी आसानी से पहचान सके। जैसे अगर आप बिल्डिंग बनी हुई देखते हैं, दीवार अगर खड़ी हुई है, तो वहां पे ट्रेसेबल कॉस्ट आपको समझ में आ रहा है कि इस दीवार को खड़ा करने में ईंटा लगा होगा, इस दीवार को खड़ा करने में सीमेंट लगा होगा, बालू लगा होगा, लेबर लगा होगा। ये हो गया ट्रेसेबल कॉस्ट, जिसको आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट का मतलब हो गया कि एक ऐसा कॉस्ट जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप आसानी से किसी चीज को देख के आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या इसमें लगा होगा। जैसे अगर हम लोग टायर की बात करें, टायर में मतलब एक छोटा छोटा, या जो उसको गाड़ी में जब आप कसते हैं तो उसमें छोटा छोटा आप देखिएगा कि नट बोल्ट वगैरह रहता है, उसको हम लोग जनरली आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत शॉर्ट में, नट शेल में, ट्रेसेबल कॉस्ट जो है वो आपके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है, और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट जो है वो आपके टोटल कॉस्ट का बहुत छोटा सा हिस्सा फॉर्म करता है। नंदन कुमार और अमृत कुमार आप में से किसका फ्रेंड है जी? जिसका भी है उसको बोल दीजिए कि खाली अटेंडेंस बनाने के समय मतलब नहीं आया करे। जब क्लास ज्वाइन करता है तो कैमरा भी ऑन होना चाहिए, माइक भी होना चाहिए ऑन। उसको अलाउ नहीं करेंगे क्लास में। और किसी का कोई सवाल है तो बोलो। Yes, sir, excuse me. हाँ बोलो मोनिका। Sir, on the basis of control पे मार्केट को regulated market और non regulated market में बांटा गया है, बट सर ये होता क्या है? देखो रेगुलेटेड मार्केट होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें राशन की दुकान, राशन की जो दुकान है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स है, जहाँ पे हम लोग राशन कार्ड से आके सामान परचेज करते हैं, वो जो मार्केट हो गया वो क्या हो गया? वो मार्केट हुआ रेगुलेटेड, जहाँ पे प्राइस फिक्स किया जाता है।
हर्ष माइक ऑफ कर लो। हर्ष यस सर। तुम क्या कर रहे हो जी, कहाँ हो तुम अभी? सर हम अपनी घड़ी पे सर चार्ज नहीं था, इस वजह से सर वीडियो ऑफ कर दिए थे सर। 11% था सर। हम चाहे तो आप सर स्क्रीनशॉट भेज के आपको स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। अभी चार्ज हुआ है इसलिए वजह से फिर वीडियो ऑन। घूम नहीं रहे हैं सर, तो घड़ी में है सर। ठीक, और ठीक है, माइक ऑफ कर लो। ओके सर। दूसरी बात ये कि क्या पूछ रही थी तुम? रेगुलेटेड मैंने बता दिया। अनरेगुलेटेड कहने का मतलब जिस पे कंट्रोल नहीं है, जैसे जो आम मतलब जो बाहर का मार्केट रहता है वहां पे आप देखिए प्राइसेस प्रोडक्ट का डिमांड सप्लाई के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो रेगुलेटेड मार्केट मतलब जहां पे गवर्नमेंट उस मार्केट को कंट्रोल करे या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी उस मार्केट को कंट्रोल करे, उसके बिहेवियर को कंट्रोल करे, प्राइस पैटर्न को कंट्रोल करे। लेकिन अनरेगुलेटेड का मतलब हुआ कि जहां पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट हैज गॉट जीरो रोल टू प्ले, द मार्केट इज फ्री, द मार्केट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक्स ऑफ मार्केट, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। Am I clear? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Something else anybody wants to know? कुछ और किसी को कुछ पूछना है? सर शॉर्ट रन का सर डेरिवेशन एक बार बता देते सर। शॉर्ट रन का डेरिवेशन मतलब किस चीज का डेरिवेशन? शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। यस सर, एवरेज कॉस्ट। तो पूरा बोलो, देखो टाइम कम है। शॉर्ट रन में क्या होता है? शॉर्ट रन में टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय क्यू, क्यू से डिवाइड करके क्या मिला? टीसी बाय क्यू इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी बाय क्यू। कॉमन वेरिएबल है इसलिए टीसी बाय क्यू इज इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू प्लस टीवीसी बाय क्यू। अब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे और टीसी बाय क्यू बराबर एसी हो गया, टीएफसी बाय क्यू बराबर क्या हो गया? एएफसी हो गया, प्लस टीवीसी बाय क्यू बराबर हो गया एवीसी। समझ गए? यस सर। समझ गए ना? यस सर। ठीक है। Something else that you want to know class? क्लास टाइमिंग खत्म हो रहा है, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा अटेंडेंस के लिए। ओके सर। हेलो। ओके सर।